Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to discuss the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. And once we are done with the news analysis, we are also going to look at the 20 GK questions which are taken from the today's newspaper only. So without wasting any time, let's start with the today's news headlines. So the first news headlines is regarding the end of campaigning for the third phase of the present elections, and right now 94 Lok Sabha constituencies are going to vote in the next 2 days. So one thing which you should know is that which Lok Sabha are we going to vote for? So it is the 18th Lok Sabha. So starting from the first Lok Sabha, so first Lok Sabha कब से हुई थी? So first Lok Sabha took place in the year 1951-52. To be exact, first Lok Sabha elections were conducted in 1951 and 52, and the first Lok Sabha was created in 1952 itself. And right now we have now come up to the 18th Lok Sabha. So one information which you should also know is that there are 7 phases. There are 7 phases in Lok Sabha elections. So the Lok Sabha election is going to take place in 7 phases, and right now we are in the 3rd phase or 4th phase of the elections right now. So one thing which this article mention is a 48-hour silence period. So before the date of election, before the day of election, 2 days are separated. 2 days or 48 hours. 2 days or 48 hours are those period in which no campaigning is allowed. So during this period campaigning is not allowed. And ऐसा क्यों करा जाता है कि जो बेसिकली वोटर है उसका लास्ट मोमेंट पे कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, वो शांत बैठ के एक डिसीजन ले सके कि उसको फाइनली किसको वोट कर रहा है उस इलेक्शन में, उसकी जो भी नीड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या लेट्स से अगर वो कंट्री के बारे में भी सोचता है तो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस वो आराम से सोच के डिसाइड कर सके लास्ट 2 डेज के अंदर कि मुझे कैसे वोट करना। अब ऐसा है तो 48 आवर्स उसको मिलते हैं, बट अब बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या अपन सोशल मीडिया के एज में, डिजिटल एज के अंदर है, तो अब डिजिटल रिसोर्सेज का भी जो आपकी गवर्नमेंट है वो यूज करने लग गई है या पॉलिटिकल पार्टीज यूज करने लग गए। सो बहुत तरीके से 48 आवर पीरियड भी वॉयलेट होना स्टार्ट हो गया है। एंड बेसिकली इसको वॉयलेट कैसे किया जाता है कि आप देखते होंगे कि आपके पास ऑटोमेटेड कॉल्स आते हैं, यू गेट ऑटोमेटेड कॉल्स, you get AI calls, AI based calls, you get pre-recorded messages, and you can actually find ads also. So political parties क्या करेंगी, खुद के अकाउंट से ऐड ना करके ये किसी थर्ड पार्टी से इनडायरेक्टली ऐड करा देंगे। एंड इन सबको एक्चुअल में अपन, अगर वो न्यूज एजेंसी कोई करती है तो उसको अपन येलो जर्नलिज्म भी बोलते हैं। So one task which you should try to do is कि try to find out what is yellow journalism and write down in the comment box कि yellow journalism एक्चुअल में होता क्या है। तो आजकल में क्या होता है कि रेदर देन आप डायरेक्टली कुछ ऐड कर रहे हो, डायरेक्टली कुछ आप कैंपेनिंग कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के थ्रू, फॉर एग्जांपल कि आप किसी पॉडकास्ट पे जा रहे हो, पॉडकास्ट आपने पहले रिकॉर्ड कर दिया है बट वो रिलीज क्या हो रहा है, कब हो रहा है, 48 आवर पीरियड के बीच में हो रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं जहां पे आपके पोल एजेंट्स एक्सेट्रा, नॉट इवन योर पोल एजेंट्स, बट डायरेक्टली वो पोल एजेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे, बट होंगे वो आपके आदमी, और वो क्या करेंगे, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपके फेवर में वोट्स भेजेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो 48 आवर का पीरियड है इट इज पार्ट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो आपने सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आगे भी एक और आर्टिकल है, वहां अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो रिमेंबर दिस कि जो 48 आवर पीरियड है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नहीं, बट देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन, सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 126 है, और पर्टिकुलरली ये चीज ही बोलता है कि 48 आवर पीरियड तक किसी भी टाइप से कोई भी कैंपेनिंग आप नहीं करेंगे, नो कैंपेनिंग पीरियड। सो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2 है, एक 1950 का है, एक 51 का है। जो 1951 का है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1951, ये बेसिकली इलेक्शन से डील करता है।
इट डील्स विथ हाउ टू कंडक्ट इलेक्शंस एक्सेट्रा। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजंस हैं वो भी आपकी बेसिकली यहीं पे ही मेंशन है कि किस सिचुएशन में कैंडिडेट को या किसी एमपी एमएलए को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर ही मेंशन्ड है। सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हैंडआउट। So जो next article है, it's again a very interesting case because it's a dispute, it's a water dispute or a dispute over a particular dam, मुल्ला पेरियार डैम। So मुल्ला पेरियार डैम है, ये बेसिकली it is created या ये जो डैम ही बिल्ट हुआ है on the confluence of river मुल्लियार एंड पेरियार। ये दो रिवर्स हैं जो एक्चुअल में आपकी केरला के अंदर फ्लो करती हैं एंड बेसिकली जो डैम है ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है आपकी केरला के अंदर, उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड है। अब अगर ये डैम आपका केरला के अंदर सिचुएटेड है, दिस डैम इज इन केरला, इसकी जो दोनों रिवर्स हैं मुल्लियार एंड पेरियार, अगर ये दोनों के रिवर्स भी आपकी केरला के अंदर ही हैं, देन क्वेश्चन ये आता है कि तमिलनाडु का यहां पे इश्यू क्या है। सो इसके लिए हमें इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सो हिस्ट्री के अंदर जब आप जाते हो, सो यू फाइंड आउट कि ऑल्दो ये वाला जो डैम है इट इज अ डैम इन द स्टेट ऑफ केरला, इट्स अ डैम इन द स्टेट ऑफ केरला, बट एक्चुअल में ये जो डैम का ओनरशिप है, जो डैम की ओनरशिप है, डैम की ओनरशिप एंड मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस कौन करता है? इट इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है एक्चुअल में, इसका मेंटेनेंस और ओनरशिप इज एक्चुअली विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब यहां पे इश्यू क्या होता है? तो ये इश्यू सारा जनरेट होता है विद अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली इन 2021 और ये रिपोर्ट डील करती थी डैम सेफ्टी से। यूएन की एक रिपोर्ट है 2021 की जो डैम सेफ्टी से रिलेट करती थी, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने क्या बोला कि मुल्ला पेरियार डैम जो ये प्रेजेंट डैम है, इट इज वन ऑफ द डैम विच शुड बी डीकमीशन्ड। इस डैम को अपन को बंद कर देना चाहिए बिकॉज इट्स इन अ अर्थक्वेक जोन, इट्स इन अ अर्थक्वेक जोन, और हमें इसे डीकमीशन कर देना चाहिए बिकॉज ये कभी भी अगर अर्थक्वेक आया तो ये इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दैट्स व्हाई इट वाज रिपोर्टेड। सो बिकॉज ऑफ दिस केरला मेड अ लॉ, केरला ने एक लॉ बनाया और उसने क्या बोला? सो एक चीज मैं आपको बता दूं पहले कि इसकी मैक्सिमम हाइट एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन वाज 176 फीट। 176 फीट इसकी मैक्सिमम हाइट थी जब इसको 1885 के अराउंड इसको बनाया गया था, 1800-1900 के बीच में। तब इसकी 176 फीट हाइट जो थी, मैक्सिमम वाटर लेवल 176 फीट तक आ सकता। हाउएवर कभी 176 फीट तक नहीं आया, यूजुअली इसकी मैक्सिमम थी 142 फीट। 142 फीट। अब बिकॉज यू नो कि तमिलनाडु के पास इसकी ओनरशिप और मेंटेनेंस है, तो एक्चुअल में जो डैम का वाटर है वो एक्चुअल में तमिलनाडु के फार्मर्स ही यूज करते हैं। तो केरला ने क्या करा, एंड तमिलनाडु चाहता था कि इसकी हाइट जो है 142 पूरी यूटिलाइज हो, तो केरला ने एक लॉ बनाया, डैम सेफ्टी लॉ अपने स्टेट का, एंड उसके अंदर इन्होंने बोला कि मैक्सिमम हाइट कैन ओनली बी 136 फीट। 136 फीट इसने खुद ने एक लॉ बनाया डैम सेफ्टी का, और उसके अंदर करा कि मुल्ला पेरियार के अंदर मैक्सिमम हाइट कैन बी 136 फीट, एंड तमिलनाडु ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करा। सो आपका एक यहां पे वाटर डिस्प्यूट, अ स्टेट डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर फाइल हो गया इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की बेंच ने बैठ के डिसाइड करा कि एक्चुअल में 142 फीट वाटर भी अलाउ कर देना चाहिए। तो प्रेजेंटली 2017-18 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसने इस एक्ट को जो केरला का डैम सेफ्टी एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसने बोला कि एक स्टेट इस टाइप का लॉ बना ही नहीं सकता है। सो प्रेजेंटली जो आपके इंडिया के अंदर डैम है वो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, जितने भी डैम्स है उनका कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे उनका मेंटेनेंस होगा, ऑल ऑफ दीज आर रेगुलेटेड बाय डैम सेफ्टी एक्ट। सो इस वाले एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट ने 142 फीट तक की हाइट के लिए वाटर को अलाउ कर दिया।
सो प्रेजेंटली अब क्या हो रहा है कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश्चन कर रहा है या वहां पे कंप्लेन कर रहा है कि ऑल दो आपने मुझे 142 फीट अलाउ कर दिया है, केरला ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मुल्ला पेरियार का डैम वर्क। इट इज नॉट अलाउइंग मी टू इंक्रीज द हाइट टू 142 मीटर। सो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को बोला है तमिलनाडु ने कि आप जाके केरला को वहां पे ऑर्डर पास करिए कि मुझे वो प्रॉपर्ली वर्क करने दे। सो दिस इज द होल इश्यू। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इश्यू। मुल्ला पेरियार डैम जो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, उसका जो रिवर्स है वो भी उसी स्टेट के अंदर है, बट एक्चुअल में उसको मेंटेन कौन करता है? उसको मेंटेन करता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई है, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज, देयर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन नोन एज प्रज्वल रेवन्ना एंड हिज फादर इज एचडी रेवन्ना, जो एचडी देवगौड़ा फैमिली जो है, जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके सन है, एंड दैट पर्सन प्रज्वल रेवन्ना इज अ ग्रैंडसन। सो अभी एक्चुअल में उनकी कुछ फोटोज, वीडियोज एक्सेट्रा वो वायरल हुई थी, जिसके अंदर ही हैज बीन सीन विद मेनी विमेन्स एंड बहुत ही वॉयरिस्टिक फोटोज है एंड वीडियोज हैं, एंड it shows a clear case of the women's were being violated or were being exploited by that particular person. So presently क्या है, and he is actually fighting elections also from हसन करके जो constituency है वहां से इलेक्शन भी फाइट कर रहा है। And just after the campaigning was over, he actually went to a foreign country. So जब भी कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में जाता है, there is a particular body known as Interpol. इंटरपोल जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पुलिस ओनली। ये कई तरह के नोटिस इश्यू करता है, और इसका नोटिस जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं सब उसको फॉलो करते हैं। एवरीवन फॉलो इट, जो भी नोटिस इश्यू किया जाता है, जिसमें से एक बहुत फेमस है रेड कॉर्नर नोटिस या रेड कॉरिडोर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस, इस प्रेजेंट केस के अंदर रेड कॉर्नर नहीं बट ब्लू कॉर्नर नोटिस इश्यू करा है। सो एज फॉर दिस आई एक्चुअली वेंट टू द वेबसाइट ऑफ इंटरपोल एंड देयर आई फाउंड आउट कि मेजरली कौन कौन से नोटिस होते हैं। तो एक बार उन नोटिस को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे फेमस है इसके अंदर रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी पर्सन की लोकेशन को फाइंड आउट करना और उसके लिए अरेस्ट वारंट। सो किसी पर्सन की लोकेशन फाइंड करने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो इंटरपोल को और उसके अरेस्ट के लिए। अब इंटरपोल क्या करेगी, सो फॉर एग्जांपल इफ दे फाइंड आउट कि ये सारे जितने भी आपके पुलिस स्टेशन है वर्ल्ड के अंदर में, जो भी इसके मेंबर्स इंटरपोल के, उसके पास इस रेड नोटिस को सर्व कर देगी। फॉर एग्जांपल कि अभी प्रज्वल रेवन्ना है, ही इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ जर्मनी। सो जर्मनी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल से कनेक्टेड होगी उसको भी नोटिस सर्व होगा। अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द जर्मन पुलिस टू रिपोर्ट रिगार्डिंग द लोकेशन एंड उस पर्सन को फाइंड भी करना है, एंड अगर उसको पॉसिबल है उस कंट्री को एक्सट्राडाइट करना, उसको उस कंट्री में भेजना, तो उसको अरेस्ट करके उस पर्टिकुलर कंट्री पे भेजना भी है। सो दैट इज द रेड नोटिस जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। सो इफ यू रिमेंबर, कुछ टाइम पहले एक पर्सन था नीरव मोदी, ही वॉज अ डायमंड मर्चेंट एंड उसने बहुत सारे फ्रॉड्स करके वो इंडिया से रन अवे कर गया था टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सो उसके अगेंस्ट रेड नोटिस सर्व हुआ था। नेक्स्ट इज योर येलो नोटिस। इसके अंदर क्या होता है, किसी मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए, यूजली माइनर्स को करने के लिए आप येलो नोटिस को सर्व करते हो। अब अपने वाले केस में क्या हुआ है, इस केस के अंदर एक ब्लू नोटिस सर्व हुआ है। और ब्लू नोटिस क्यों सर्व होता है, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि एज ऑफ नाउ आपने अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी है, ऑल्दो इतना हीनियस क्राइम क्रिएट हुआ है या कमिट हुआ है, इसके बाद भी गवर्नमेंट ने एक ब्लू नोटिस ही सर्व करा है, विच इज ओनली आस्किंग फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी। इसके अलावा और भी कई नोटिस होते हैं, लाइक योर ब्लैक नोटिस फॉर आइडेंटिफाइड बॉडीज, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज, पर्पल एक्सेट्रा। और एक अलग टाइप का भी इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। बट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ब्लू नोटिस और रेड नोटिस। ये आपको पता होने चाहिए, इनका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज रेड नोटिस सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस में रेड नोटिस सर्व होता है, एंड प्रेजेंट केस के अंदर ब्लू नोटिस सर्व हुआ है, विच इज ओनली फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। So this was the news.
इसके बाद अपन बेसिकली आते हैं आपके एडिटोरियल के ऊपर। सो बेसिकली देयर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन दुष्यंत दवे एंड ही इज अ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सो बार एसोसिएशन क्या होती है, जितने भी लॉयर्स होते हैं उनकी जो एसोसिएशन होती है दैट इज नोन एज बार एसोसिएशन। जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है उसके ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं दुष्यंत दवे एंड इज अ वेरी शार्प लीगल माइंड। एंड व्हाट ही स्टेटिंग इज विच जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी राजस्थान के अंदर स्पीच दी थी वो एक्चुअल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। सो इफ यू नो व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बात है कि दिस इज ओनली अ वॉलंटरी कोड, इट्स अ वॉलंटरी कोड विच मीन्स इट इज नॉन लीगल, इट इज नॉन लीगल और इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग। सो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इंफोर्स कराती है? सो एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी लीगलिटी की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉरल अथॉरिटी के थ्रू, सिर्फ अपना मॉरल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके ही इसको कर पाती है। So these are certain points which you should understand by this. अब MCC के अंदर why this PM speech fall foul of the model code of conduct? Because MCC के अंदर कुछ particular practices हैं जो prohibited है। सबसे पहले तो रिलेट करती है वो जनरल कंडक्ट से ही। एंड जनरल कंडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप कोई भी इनडिग्निफाइड स्पीचेस नहीं दोगे। तो यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करता हूं कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेदर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट, तो आप जस्ट एथिकली सोचिए कोई भी चीज जो एक पॉलिटिशियन को नहीं करनी चाहिए, जो एक कॉमन सिटीजन को नहीं करनी चाहिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड होगी ही होगी। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कोई भी ऐसी स्पीच देते हो जिससे राइट लाइक सिचुएशन हो जाए या देयर इज अ केस ऑफ एनिमिटी, या मैं एक जनरल वर्ड यूज करूं तो देयर इज पोलराइजेशन, कि आप रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेस पे पोलराइज कर रहे हो, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसी कोई भी स्पीच अंडर एमसीसी इज एक्चुअली वायलेटेड। तो एमसीसी उस केस में वायलेट हो जाता है। एंड प्रेजेंटली आप इस जब आर्टिकल को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड आउट, इन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि बीजेपी के अपने संकल्प पत्र के अंदर ही इस टाइप की बातें करी हुई हैं, और कैसे कैसे कांग्रेस ने जो बातें करी हैं, जिस मैनिफेस्टो को जिस तरह से इंटरप्रेट करा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एक्चुअल में उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज हैव बीन एक्सप्लेन इन दिस। सो इसके अंदर अपन फाइनली आते हैं कि एक्चुअल में जब कभी भी वायलेशन होता है एमसीसी का, बिकॉज इट इज नॉन लीगल, नॉन बाइंडिंग, सो उस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया's पावर इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एमसीसी, सो यू शुड अंडरस्टैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो पावर टू डिस्क्वालीफाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे आपके लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट डज नॉट हैव द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ पर्टिकुलर पर्सन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट भी करा है, एकदम दिख रहा है कि 4-5 सेक्शंस को भी वायलेट कर दिया है, उस सिचुएशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डिस्क्वालिफिकेशन की पावर नहीं होती है, बिकॉज इट इज नॉन बाइंडिंग, इट इज नॉन स्टैट्यूटरी, इसका सिर्फ मॉरल पावर है। हाउएवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग पावर्स हैं, जिसके बेसिस पे वो एक्चुअल में कैंसिल कर सकता है इलेक्शंस को, इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है, बाद में कंडक्ट करा सकता है, कैंसिल कह लीजिए या पोस्टपोनमेंट कह लीजिए। सो रिमेंबर this is a power which is exercisable by the election commission of India. Why? Because यहां पे एक पर्टिकुलर जो आपका कैंडिडेट होगा उसके राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, बिकॉज ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है, बट यहां पे पूरा इलेक्शन ही कैंसिल या पोस्टपोन हो रहा है। एंड सबसे कॉमन जो पनिशमेंट यूजुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मिलती है, इट इज सस्पेंशन ऑफ कैंपेनिंग। इट इज सस्पेंशन ऑफ कैंपेनिंग। व्हाट इज दिस बेसिकली, कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करा है तो सिचुएशन में आपके पनिशमेंट कर सकती है कि अब आप नेक्स्ट 2 डेज तक कोई भी आप कैंपेनिंग नहीं कर पाओगे।
एंड यूजुअली जब इस टाइप की कोई पनिशमेंट होती है तो जो कोई बड़ा लीडर होता है, जिसके कोई भी स्पीचेस होती हैं या उसकी कोई रैली होती है जिसमें पब्लिक आपकी बहुत ज्यादा अमाउंट में आती है, तो एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है. सो इस सिचुएशन के अंदर यूजुअली जो पनिशमेंट यूज होती है दैट इज सस्पेंशन ऑफ कैंपेन. एंड यहां पे दुष्यंत दवे इज एक्चुअली आर्ग्यूइंग कि एक्चुअल में इट अमाउंट्स टू एमसीसीज वायलेशन. बट यू शुड नो कि ईसीआई के पास प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिस्क्वालीफाई करने की पावर नहीं है. अब कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे लिखा होता है कि एमसीसी का उसने वायलेशन करा था एंड उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया. सो रिमेंबर दिस वन थिंग, ऐसा कभी नहीं होगा कि एमसीसी को वायलेट करने पे डिस्क्वालिफिकेशन हो. ऐसा जरूर हो सकता है कि जो पर्टिकुलर प्रोविजन उन्होंने एमसीसी का वायलेट करा हो वो किसी लॉ के अंदर भी प्रोहिबिटेड हो. एग्जाम्पल के लिए ब्राइब देना या लिकर डिस्ट्रीब्यूट करना, लिकर को डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ वायलेशन ऑफ एमसीसी ऑल्सो. इट इज नॉट अलाउड अंडर एमसीसी एज वेल एज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर करप्ट प्रैक्टिस है, उसके अंदर ब्राइब देना या इस टाइप से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना बाय सर्विस ऑफ लिकर, इट इज ऑल्सो अ करप्ट प्रैक्टिस. इट इज अ करप्ट प्रैक्टिस एंड इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड. बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अगर कोई पर्सन करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पाया जाता है तो उसको एक्चुअल में डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है. सो रिमेंबर दिस, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन का ओवरलैप हो तो डिस्क्वालिफिकेशन जो उसका करा जाएगा इट वोंट बी अंडर द एमसीसी बट इट वुड बी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. एंड इसके अंदर भी याद रखना, इट वुड बी द कोर्ट्स व्हिच आर गोइंग टू डिसाइड एंड नॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो. मूविंग ऑन नाउ, नेक्स्ट पे आते हैं. सो नेक्स्ट न्यूज इज बेसिकली रिगार्डिंग योर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना. बहुत ही फेमस आपकी स्कीम है जिसको आप एक्चुअल में आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं. सो आयुष्मान भारत और आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक्चुअल में वन एंड द सेम थिंग है. अब इसमें एक स्टडी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर जिसके अंदर यह आया है कि प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना से पेशेंट का जो एक्सपेंसेस है, हेल्थ एक्सपेंस है, वो कम नहीं हुआ है. अब इस आर्टिकल के अंदर एक छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में कैसे उसका परफॉर्मेंस है उन सबको टेबलाइज्ड फॉर्म के अंदर, टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर गिवन करा है. सो रिमेंबर दिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए पीएमजेएवाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम. सो मैंने आपको पहले भी गाइड करा होगा इस चीज को लेते हुए कि कुछ ऐसी आपकी सेंटर की स्कीम्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लाइक सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल होगा नरेगा स्कीम, जो आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये गारंटी स्कीम है, वो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो उसके सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. एट द सेम टाइम आयुष्मान भारत इज अनदर फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो ये जो स्कीम है इट इज बेस्ड ऑन या इट वाज रिकमेंडेड अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 के अंदर आई थी ये, एंड 2019-20 के अंदर अपन ने इसको लॉन्च कर दिया था. ठीक है. अब व्हाट इज दिस स्कीम बेसिकली? सो इट्स अ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. इट्स अ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके अंदर बेसिकली मिलता क्या है हर पर्सन को. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, अप टू 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है टू एवरी नॉट पर्सन बट एवरी हाउसहोल्ड, टू एवरी हाउसहोल्ड पर ईयर. सो रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर हाउस होल्ड को मिलता है, हर पर्सन को नहीं मिलता है पर ईयर. एंड इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव था अपना कि हम 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करेंगे, 10 करोड़ फैमिलीज और अराउंड 50 करोड़ पीपल. हम इसके अंदर कवरेज देंगे अराउंड 10 करोड़ फैमिलीज का. सो अराउंड इंडिया की 50% पॉपुलेशन एक्चुअल में इससे कवर हो जाती है. पुअर फैमिलीज जो होती है वो इसके अंदर कवर हो जाती हैं. सो आपका जो एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 के अंदर, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इस डेटा को कभी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करा है, बट इस डेटा के हिसाब से जो लोग इसके अंदर पॉवर्टी के अंदर आते हैं उन सारे लोगों को इसके अंदर में आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो.
अब इसका एक मेन जो फोकस रहा या मेन फीचर है इस पर्टिकुलर स्कीम का, इसका एक मेन स्कीम का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज की कवरेज क्या क्या करता है, इसका कवरेज क्या है, एंड इट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्कीम। एंड द मेन पॉइंट इज कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है वो इसके अंदर कवर्ड है। व्हाट इज दिस मीन कि यूजुअली अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हो और आप आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो अगर आपके कोई बीमारी पहले से थी तो हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवर नहीं होती है। बट इस स्कीम के अंदर अगर आपको पहले से भी कोई मेडिकल कंडीशन थी, डायबिटीज थी या कोई और प्रॉब्लम थी, तो आपको उसको भी कवर करा जाएगा। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कवरेज। इसके अलावा ये 5 लाख रुपए आप कहां यूज कर सकते हो, क्या सिर्फ हॉस्पिटल में यूज होंगे या हॉस्पिटल से पहले या हॉस्पिटल के बाद भी होंगे। सो एक्चुअल में 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जिस दिन आपको हॉस्पिटलाइजेशन बोला गया है उससे पहले 3 दिन पहले तक जो भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कोई भी खर्चा होता है, एग्जांपल के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले आपके कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए, एक्सरे करवाया, कुछ भी कराया, एमआरआई कराया, वो सब पैसा भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके बाद ऑब्वियसली आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। एंड उसके बाद 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो 3 दिन पहले का बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, पूरा हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा आपका, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, उनका खर्चा भी है, एंड प्लस आपका मेडिसिन का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। मेडिसिन का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, बट रिमेंबर दिस, हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद मेडिसिन कॉस्ट इज ओनली कवर्ड फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ओनली। सो ये इसका एक ओवरव्यू है ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ऑल्सो नोन एज आयुष्मान भारत। ओके, सो ये पॉइंट्स इसमें से अपने आ गए। मूव ऑन करते हैं। सो इट्स ओनली अ वेरी फैक्चुअल न्यूज। सो आप, आई होप यू नो दिस कि अभी आपके न्यूज में कम आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल हमास का वॉर जो है वो एंड हो चुका है। एंड अभी प्रेजेंटली अगर आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट कि देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप नोन एज हिजबुल्ला। सो हिजबुल्ला इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मिलिटेंट ग्रुप, और इसने अभी अभी इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक्स एंड मिसाइल अटैक्स करे। इजराइल के अगेंस्ट इसने मिसाइल अटैक करे। सो यू शुड नो वेयर इज हिजबुल्ला। सो हिजबुल्ला इज नोन एज इट्स बेस्ड इन लेबनान। लेबनान के अंदर का ये ग्रुप है, एंड इट्स बेसिकली अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। प्रॉक्सी ऑफ ईरान, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉक्सी? सो प्रॉक्सी इज बेसिकली ईरान डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं ले रहा है इजराइल के अगेंस्ट, बट यहां पे अपने प्रॉक्सी जो उसने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रखा है उनके थ्रू कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया के अंदर भी देखते होंगे कि आपकी ये जमात उद दवा एक्सेट्रा, इंडियन मुजाहिदीन एक्सेट्रा, ये सब पाकिस्तान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ये जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला ग्रुप है वो भी आपके इजराइल के अंदर में मिसाइल अटैक्स कर रहा है। अब यहां पे इजराइल ने करा है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट इजराइल ने किसी फॉरेन न्यूज आउटलेट को या फॉरेन कंपनी को, फॉरेन न्यूज कंपनी को बैन करा है। फॉरेन न्यूज कंपनी को बैन करा है, और किस पर्टिकुलर कंपनी को बैन करा है? इट इज द अल जजीरा न्यूज चैनल। सो अल जजीरा न्यूज चैनल है। सो इट इज एक्चुअली बेस्ड इन कतर। इट इज बेस्ड इन कतर, एंड कतर की जो गवर्नमेंट है या कतर किंगडम है वो कहता है कि अल जजीरा है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, ये चाहे तो कतर के अगेंस्ट भी रिपोर्ट कर सकता है, बट एक्चुअल में जैसा कहते हैं वैसा होता नहीं है। एंड अल जजीरा हैज बीन क्वेश्चन्ड बाय मेनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी कंट्रीज आल्सो कि एक्चुअल में ये भी बायस रिपोर्टिंग करता है, ये भी बायस रिपोर्टिंग करता है। सो ये जो क्लेम करता है इंडिपेंडेंट होने का, दैट इज नॉट ट्रू। सो अभी फाइनली इजराइल ने डिसीजन लिया है, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक फॉरेन एंटिटी या फॉरेन न्यूज आउटलेट को इजराइल ने बैन करा है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अगर इजराइल हमास में क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट न्यूज चैनल विच हैज बीन बैन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्टेट ऑफ इजराइल? सो द आंसर वुड बी अल जजीरा। मूव ऑन करते हैं। सो अब नाउ वी आर टू द इंडियन एक्सप्रेस। सो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया, लुक ईस्ट करके, एंड बेसिकली इट्स अ आर्टिकल रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ म्यांमार।
आई होप यू नो दिस कि म्यांमार आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है उससे बॉर्डर में लगता है, म्यांमार आपकी इसकी बॉर्डर में लगता है। अब द प्रॉब्लम विद म्यांमार इज बेसिकली कि यहां पर कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुई है एंड बेसिकली डेमोक्रेसी इज राइट नाउ टोटली मिसिंग। आप डेमोक्रेसी छोड़िए, एट प्रेजेंट देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन, देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द मिलिट्री एंड द रिबेल ग्रुप्स। एक साइड में मिलिट्री विच इज द करंट मिलिट्री जुंटा बोलते हैं, मिलिट्री जुंटा बेसिकली मींस मिलिट्री गवर्नमेंट जो एक्चुअल में म्यांमार को रूल कर रही है, एंड देयर आर वेरियस रिबेल ग्रुप्स, देयर आर वेरियस रिबेल ग्रुप्स। जो इसका रखीन स्टेट है जो बांग्लादेश से लगता है आपका रखीन स्टेट, उसके अंदर में वहां पे अराकन आर्मी इज एक्टिव देयर। इसके अलावा देयर इज अनदर बीजीएफ बॉर्डर गार्ड फोर्स विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मिलिट्री जंटा, बट ये एक्चुअल में ऑटोनोमसली एक्ट करती है। और ये थाईलैंड की जो बॉर्डर है वहां पे बहुत सारे इलीगल वर्क भी करती है। इसके अलावा देयर इज वन पर्टिकुलर कम्युनिटी नोन एज बमरास, ट्राइबल ग्रुप है, ये भी वहां पे एक्टिव है। सो म्यांमार के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पे जो बेसिकली जो आर्टिकल डील कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो इंडिया है इसको इन सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये बेसिकली क्या कह रहा है, फेंसिंग द बॉर्डर इजंट एन एडिक्वेट डिफेंस। सो आई होप यू नो कि इंडो म्यांमार या इंडिया म्यांमार के बीच में अपन पहले एक फ्री मूवमेंट रजीम को चलाते थे। व्हाट वाज दिस फ्री मूवमेंट रजीम? कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है वो 16 किलोमीटर ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, 16 किलोमीटर ऑन बोथ साइड, 16 इधर 16 उधर मूव कर सकती है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा। एंड बिकॉज मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, सो मणिपुर स्टेट ने तो कोविड-19 के टर्म से ही, और आपकी होम मिनिस्ट्री ने भी फाइनली डिसीजन लिया है कि हम इस एफएमआर को एंड कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस एफएमआर, फ्री मूवमेंट रजीम। एंड इसके बाद हमने और क्या डिसीजन लिया है कि जो ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर है हम एक्चुअली इसको पूरा फेंस करेंगे। सो ऑल ऑफ द म्यांमार बॉर्डर, दिस इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज गोइंग टू बी फेंस्ड। एंड ये आर्टिकल बेसिकली आर्ग्यू कर रहा है कि वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना, कि अभी प्रेजेंटली म्यांमार में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक्चुअल चाइना ने म्यांमार के अंदर इंटरनल अफेयर्स तक में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। सो फाइनली कुछ भी डिसीजन आए उसमें चाइना वुड बी अ स्टेक होल्डर। एंड व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज ट्राइंग टू सेपरेट इटसेल्फ, इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट। इट इज अंडरस्टैंडेबल कि अभी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं और मणिपुर में बॉर्डर क्रॉस करना माइट बी अ सॉल्यूशन, बट इंडिया को रन अवे नहीं करना चाहिए। इंडिया को भी समहाउ म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए वहां पे जाके अपना कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वहां पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, दिस पार्टी और अदर पार्टी वॉट एवर कम्स इन पावर। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। मूव करते हैं। सो अगेन बार बार ये न्यूज आ रही है, कंटिन्यूअसली आपके न्यूज में ही आ रही है कि अभी अभी आपके हांगकांग में, सिंगापुर के अंदर में, यूएस के अंदर में बहुत जगहों पे आपके जो मसाले या स्पाइसेस जाते हैं, एंड देयर आर वेरी फेमस ब्रांड नेम आल्सो लाइक MDH, एवरेस्ट। आपके घर में भी शायद इनके मसाले मिल जाएंगे। इनके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली इनके अंदर जो पेस्टिसाइड का कंटेंट है, पेस्टिसाइड कंटेंट भी पाया गया, पेस्टिसाइड का रेसिड्यू लेवल भी हाई पाया गया। पेस्टिसाइड क्या होता है? सो दीज आर काइंड ऑफ मेडिसिन या आई से स्प्रेज होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ये बेसिकली पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। अब पेस्टिसाइड आप यूज भी कर रहे हो, उसके बाद भी जो आपके सैंपल्स होते हैं उसमें सल्मोनेला बैक्टीरिया मिला है, विच कैन एक्चुअली लीड टू सीवियर कॉजेज ऑफ स्टमक इंफेक्शन। इसके अलावा जो आपके स्पाइसेस आपने हांगकांग में वहां पे सेंड करे हैं, वहां पे इथाइलिन ऑक्साइड, सो इथाइलिन ऑक्साइड इज अ केमिकल which is antifungal, antimicrobial in nature, और बेसिकली फ्यूमिगेशन इज बेसिकली आप स्प्रे करते हो ऊपर से जिससे उसमें कोई पेस्ट ना लगे। जो इथाइलिन ऑक्साइड का कंटेंट है वो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पाया गया। सो अब इस पे इश्यू क्रिएट हो रहा है कि बेसिकली जो आपकी फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो आपकी FSSAI है, जो इन सबको रेगुलेट करने के लिए है, ये अब तक क्या कर रही थी? Why? Because जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, these has been done by the private bodies, या these have been done by the foreign governments actually।
तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इतने फेमस ब्रांड्स हैं एमडीएच, एवरेस्ट एक्सेट्रा, जो इंडिया के अंदर भी इतना बड़ा मार्केट शेयर रखते हैं, तो क्या इंडिया के अंदर भी जो स्पाइसेस सोल्ड हो रहे हैं, क्या उनके अंदर भी हाईएस्ट पेस्टिसाइड रेसिड्यू है या नहीं है? So this was the question. अब इसके अंदर क्या एक नई रिपोर्टिंग आई है, इट हैज रिसेंटली बीन फाउंड कि FSSAI ने हायर पेस्टिसाइड रेसिड्यू को अलाउ कर दिया है इन टर्म्स ऑफ हर्ब, स्पाइसेस एक्सेट्रा, और अब क्या कर दिया है, इट हैज बीन इंक्रीज टू 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम पर केजी ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू कैन बी देयर इन योर प्रोडक्ट्स। अगर इतना है तो इट इज विद इन द परमिशिबल लिमिट। एंड अब आप देखिए कि पहले से कितना इंक्रीज हुआ है, पहले इट वाज 0.01 मिलीग्राम, इट वाज 0.01 मिलीग्राम पर केजी, एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.1 ग्राम पर केजी। सो पे अटेंशन, मिलीग्राम से अब एक्चुअली ग्राम भी हो चुका है, 0.01 से 0.1 हो चुका है इन फॉर हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हाउएवर फॉर अदर प्रोडक्ट्स इट इज स्टिल 0.01 मिलीग्राम पर केजी। सो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो FSSAI का रेगुलेशन है, क्या इंडियन जो कंज्यूमर्स है या कस्टमर्स है उसको ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं? अब इसके बाद एक और अपन इंडियन एक्सप्रेस से एक और मैंने आर्टिकल लिया एक्सप्लेन सेक्शन से कि द टाइटल इज कोविड वायरस इज स्टिल हियर, व्हाई आरंट मोर पीपल फॉलिंग इल। सो इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि कोविड वायरस एंड हो चुका है। जो कोविड वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स है वो भी अभी प्रेजेंटली इवॉल्व होते जा रहे हैं और आज भी उनको इंपैक्ट हो रहा है। बट द थिंग इज कि बिकॉज अब यहां पे एक हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है, हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है कि मेजरली लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ दिस ज्यादा लोगों को इसके कोई साइड इंपैक्ट्स या कुछ इसके सिम्टम्स नहीं शो हो रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड केस। तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा एक बार का।